year to row method, modified year to row recurrent selection scheme, heterosis. एक सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो पहले एक एक करके मैं समझाता हूँ। पहले ये समझाता हूँ, ये जेनेटिक, देखो पूरा ये प्लांट ब्रीडिंग है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब समझते हो? प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग मतलब है हाइब्रिड प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए पूरा शुरू से। हाइब्रिड प्रोडक्शन, राइट? तो हाइब्रिड प्रोडक्शन तो गलत होगा, बल्कि आप ये कहोगे बेस्ट वैरायटी सिलेक्ट करना, राइट? बेस्ट वैरायटी को सिलेक्ट करना, यही ऑब्जेक्टिव है, राइट? ठीक है ना? तो आपका यहाँ पे देखो, प्लांट ब्रीडिंग का मेजर अचीवमेंट, जो मेजर गोल है वो ये आ गया कि भाई हमें बेस्ट वैरायटी सिलेक्ट करनी है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, ठीक है ना? तो पहले के लोग क्या करते थे, जैसे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी को लेते थे। मेल स्टेराइल हो जाए तो फीमेल को दूसरे मेल से, जो दो तरह की क्रॉप होती है ना, एक होती है सेल्फ पॉलिनेटेड और एक होती है क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है ना? एक होती है सेल्फ पॉलिनेटेड, दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेटेड। तो क्रॉस पॉलिनेटेड में तो इसकी जरूरत ही नहीं है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या मेल स्टेरिलिटी की, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मेल स्टेरिलिटी चलो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी कराते हैं इमैस्कुलेशन से, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? यस और नो? समझ में आ रही बात? हेलो? यस सर। हाँ, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, मेल को रिमूव कर देंगे या स्टेराइल कर देंगे, राइट? या रिमूव कर देंगे या स्टेराइल हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में आपको दूसरे मेल को लेके, एंथर को लेके उनको करना पड़ेगा, सो दैट बेस्ट प्लांट, ये प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना? बेस्ट प्लांट आपको अचीव करना है, बेस्ट प्लांट की वैरायटी होनी चाहिए इन द टर्म ऑफ यील्ड, इन द टर्म ऑफ, है ना, क्रॉप रेजिस्टेंस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस उसी हिसाब से डिजाइन है, जेनेटिक बेसिस एंड ब्रीडिंग मेथड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो इसमें होती है मास एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। अभी मास आपको पता ही होगा, मास लेवल पे जब सिलेक्शन करते हो, यानी आपके पास बहुत बड़ी क्रॉप है, राइट? और उसमें से आपको एक दो आपको बेस्ट मिल गई, ठीक है ना? जैसे व्हीट है, व्हीट आपके ग्रो करी हुई है, लेकिन एक दो इसमें से बेस्ट है, तो आप सबको छोड़ दोगे और इस दो को सेलेक्ट कर लोगे, फिर इसका मास लेवल पे ग्रो कराओगे, ठीक है ना? और कम से कम 1 2 3 4 कई जनरेशन तक आप ग्रो कराओगे। ग्रो कराने के बाद अगर ये परसिस्टेंट होती है, यानी सेम चीजें, मान लो समझ लो व्हीट लिया, तो यील्ड उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज का, ग्रेन साइज आपकी बड़ी होगी, ठीक है ना? बफरिंग कर रहा है मतलब चल रहा है ना अच्छे से? अभी ठीक है? मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। अभी ठीक है? क्लियर आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज कर देना। अभी मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ क्या है, तो ताकि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये मास लेवल पे आपको ग्रो कराया, तो इसको कहते हैं मास सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या होता है कि अब अगर ये हेट्रोजाइगोट होगा, ठीक है ना, तो ये जैसे हेट्रोजाइगोट मतलब होता है एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। प्योर लाइन क्या होता है, कैपिटल आर क्या हो गया, डोमिनेंट, स्मॉल आर क्या हो गया, रिसेसिव। तो ये दोनों क्या हो गए, प्योर लाइन।
बात समझ में आ गई? यस और नो? ये समझ में आ गई बेटा? यस सर। हाँ, ये हो गई प्योर लाइन सिलेक्शन। तो दोनों तरीके से सिलेक्शन करते हैं। मास और प्योर लाइन सिलेक्शन का फायदा होता है, डोमिनेंट अगर वैरायटी दिया तो ये काफी जनरेशन तक आपकी स्टेबल रहेगी, उनका ये बेनिफिट होता है। ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या होता है कि बेस्ट वैरायटी को हाइब्रिडाइज कर देते हैं। तो अगर मान लो आर है ना, इन दोनों को हाइब्रिडाइज कर दिया तो आपको प्योर लाइन मिल गया। एक तो ये फायदा होता है कि प्योर लाइन काफी स्टेबल होती है और काफी जनरेशन तक ग्रो कर जाएगी। ठीक है ना? तो हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, मल्टी लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, हार्डी विनबर्ग रूल लॉ अप्लाई कब करते हैं? जब आप फ्रीक्वेंसी आप जानना चाहते हो कि डोमिनेंट जीन की क्या फ्रीक्वेंसी है, तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था, P+Q इक्वल टू 1, यानी P फ्रीक्वेंसी हो गई डोमिनेंट जीन R की और स्मॉल r की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है ना? तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी आप जोड़ोगे तो कितनी आएगी? 1। ये उन्होंने हार्डी विनबर्ग ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी है और स्मॉल जीन की फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अब कहते हैं, मान लो एक की फ्रीक्वेंसी आपको पता है और रिसेसिव की मान लो 0.5 है, तो डोमिनेंट की क्या फ्रीक्वेंसी होगी? 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5। ठीक है ना? तो हार्डी विनबर्ग से क्या करते हैं कि P+Q का स्क्वायर, ये A+B का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा मैथ में। A+B का स्क्वायर क्या होता है? A+B का स्क्वायर बोलो। A+B का अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा A²+B² +2AB। तो हार्डी विनबर्ग के रूल के हिसाब से, हार्डी रूल के हिसाब से आपका दोनों फार्मूला ट्रू है, P+Q इक्वल टू 1 या P+Q स्क्वायर इक्वल टू P² + Q² +2PQ। ठीक है ना? तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि बहुत बड़े पॉपुलेशन में, ठीक है ना, अगर मान लो पॉपुलेशन 1000 की हो, 10,000 की हो, है ना, क्रॉप तो ऐसे आती है ना बड़े स्केल पे, तो इस लेवल पे आप उनकी क्या जीन फ्रिक्वेंसी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। डोमिनेंट की अलग से कैलकुलेट कर सकते हो और रिसेसिव की अलग से। समझ में आ गई बात? तो आपका ये हो गया हार्डी विनबर्ग रूल। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? हार्डी विनबर्ग रूल पॉपुलेशन में एक तो अप्लाई होता है, दूसरा डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील इक्वल टू 1, और दूसरा फार्मूला है P+Q स्क्वायर P² + P²2PQ। ठीक है ना? तो अगर मान लो अगर आपको फ्रीक्वेंसी जीन की कैलकुलेट करनी हो कि इसमें से हेट्रोजाइगोट कितना है, तो मान लो P की फ्रीक्वेंसी 0.4 है, Q की फ्रीक्वेंसी 0.2 है, तो अब हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? 2 × 0.4 × 0.2 कितना हो गया? 0.16 हो गया। ठीक है ना? 0.16 हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो ऐसे हेट्रोजाइगोट की भी निकाल सकते हो। और मान लो कहता है कि P² डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो 0.4 का स्क्वायर हो गया 0.16। कहता है Q² की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये भी आप निकाल सकते हो 0.2 का स्क्वायर यानी 0.0। तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं हार्डी विनबर्ग का। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होता है टू डिटरमाइन द जीन फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन। तो ये चीजें होगी। अब नेक्स्ट चीजें देखो। अब नेक्स्ट मेथड है ईयर टू रो मेथड। ठीक है ना? तो उसका बता देते हैं आपको। ईयर टू रो मेथड क्या होता है? ईयर का मतलब क्या होता है? रो का मतलब क्या होता है? बोलो।
तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, उस स्लाइड से मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है आपका ईयर टू रो मेथड। तो स्लाइड दिख रही है, स्लाइड दिख रही है बेटा। अब मान लो एक तो ये प्लांट ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड मेथड से करोगे तो ये बेस्ट मेथड है, तो उसको क्या कहते हैं बोलो? ईयर टू रो मेथड। क्या बोलते हैं? ईयर टू रो मेथड। हाँ, ईयर टू रो, यानी रो वाइज बात करते हैं। रो कॉलम होता है ना, रो एंड कॉलम ऐसे बात होती है ना। जब आप फील्ड प्लॉटिंग करते हो वैसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो। तो ये इसी टर्म में बात कर रहा है। कह रहे हैं कि देखो, अगर मान लो सपोज आपको बेस्ट वैरायटी प्लांट की सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट आप प्रोजेनी को सेलेक्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप, है ना। फिनोटाइप क्या होता है? विजिबल कैरेक्टर। जो विजिबल हो जाए कैरेक्टर को बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप से आपको पता लग जाएगा कि विच प्लांट इज बेस्ट, है ना, लुक वाइज, और आपको ग्रेन का साइज भी बड़ा दिख जाएगा, है ना, ग्रीनरी उसमें अच्छी रहेगी। तो फाइनल सिलेक्शन आपने कर लिया, ठीक है ना। आप कहते हैं कि अब एक बार में अगर आप सिलेक्शन करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि 10,000 प्लांट है। तो आपको एक टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा प्रोजेनी सिलेक्शन के लिए, ईयर टू रो मेथड। ईयर टू रो मेथड। और दूसरा क्या मेथड है? रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट क्या होता है? व्हाट इज रिकरेंट सिलेक्शन? कुछ आइडिया? व्हाट डू मीन बाय रिकरेंट सिलेक्शन? हिंदी में किसी को पता है रिकरेंट का मतलब क्या है? बोलो, नहीं पता है? नो सर। हाँ, तो ये हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तभी अंग्रेजी अच्छे से आएगी ना। ये सोचोगे कि डायरेक्ट अंग्रेज बन जाओगे तो पैदा कहाँ हुए थे? बोलो, पैदा हुए हो हिंदुस्तान में, ठीक। तो आपको हर चीज की मीनिंग हिंदी में भी समझनी है। लिखना आपको बेशक इंग्लिश में है, बिकॉज लैंग्वेज इज। तो आपको मैं बताता हूँ एक डायग्राम से। अब इस टेक्निक को डेवलप किसने किया? हॉपकिंस ने, राइट। ईयर टू रो मेथड को किसने डेवलप किया था? हॉपकिंस ने, ठीक है ना। So a method in which selection is carried out in progeny derived from individual years are called as a year to row method. Year मतलब जानते हो, जैसे वीट के बारे में कहते हो, अब ईयर है ना, उनकी जो बर्ड्स होती हैं या उनके जो वो है। तो इस डायग्राम देखो, तो सिलेक्शन आप किसको करनी है? प्रोजेनी को। टेक्निक कौन सा अपना रहे हो? ईयर टू रो मेथड। हॉपकिंस ने कब डेवलप किया था? 1908 में मेज में किया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं? पहला मेथड है 50 से 100 प्लांट ले लो आप, फिनोटाइप में जो बेस्ट दिखते हो, और आप उनको बेस्ट ले लो, ठीक है। एंड ओपन पॉलिनेशन। ओपन पॉलिनेशन समझते हो, ठीक है ना। तो ओपन पॉलिनेशन मतलब आप अपने से जो पॉलिनेशन करा सकते हो बेस्ट सीड के साथ, वो करा दो, ठीक। बात समझ गए? जो बेस्ट करा सकते हो आप वो करा लो। 50 से 100 पौधे ले लिया, उनकी सीड कलेक्ट कर लिया और ओपन पॉलिनेशन करा लो। सर पहले ओपन पॉलिनेशन करा लो, अपने जो इस अपने एंथर लिए हुए हैं उसके साथ करा लो, और फिर सेपरेटली हार्वेस्ट कर लो। क्या कर लो? सेपरेटली हार्वेस्ट कर लो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं बताओ? जैसे 50 से 100 बेस्ट प्लांट ले लिया आपने, ठीक है, उनको पॉलिनेशन कराया, तो पॉलिनेशन कराने का फायदा क्या हुआ? आपकी जो बेस्ट एंथर थे उससे आपने पॉलिनेशन करा लिया, ठीक है ना। हाँ, रिकरेंट का मतलब होता है बार बार, राइट। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार जो रिपीट होती है ना, उसको बोलते हैं रिकरेंट। तो इसमें हमने पहला लाइन क्या देखा? पहला लाइन है इंडिविजुअल ईयर्स प्रोजेनी मेथड इन विच सिलेक्शन इज कैरिड आउट ऑन प्रोजेनी। तो ये सिलेक्शन का मेथड है किसमें?
क्रॉस पॉलिनेटेड में, ठीक है। और प्रोजनी को सेलेक्ट करने का मेथड है, एंड हाउ वी आर सेलेक्टिंग द प्रोजनी बेस्ड ऑन ईयर टू रो मेथड ऑन रिकरेंट सिलेक्शन, यानी बार बार हम उसी को सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट होगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या करना है, कितना मिनिमम प्लांट लेना है, बोलो 50 to 100 50 to 100 प्लांट ले लिया जो बेस्ट होंगे फिनोटाइप के आधार पे, उनको ओपन पॉलिनेशन कर दिया, जो आपके चाहे एंटर आपका हो चाहे उनका ही ले लो, क्योंकि इसमें क्या होता है क्रॉस पॉलिनेटेड में मेल नहीं होता है उनके पास, ठीक है ना। और जो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है उसमें मेल भी साथ में होता है, तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड यानी सेल्फ के अंतर से ही पॉलिनेट कर जाते हैं। तो सीड फ्रॉम इंडिविजुअल प्लांट आर हार्वेस्टेड सेपरेटली। अब सीड को कलेक्ट कर लिया, अब इससे फायदा क्या हुआ, ये आपकी बेस्ट प्रोजनी आपने सेलेक्ट करी, ठीक है ना। जब आपकी बेस्ट सीड आ गई, सीड ही तो सेलेक्ट करना होगा। अब सेकंड मेथड क्या है, एक रो में, किसी सिंगल रो में 10 to 50 प्लांट का ले लो, ठीक है ना, और that is a progeny row is grown from each selected plant. The progeny row are evaluated for desired character and superior are identified. अब 10 to 50 प्लांट में, जो एक रो में 10 to 50 प्लांट, 50 से 100 लिया, यानी एक में सपोज अगर 50 है ना, तो वो हो गया पूरा। लेकिन 50 to 100 यानी अगर 10-10 का रो बनाओगे तो 10 हो गया, 10 रोज हो गए, ठीक है ना। एक रो से ले लिया, उसमें से एक पौधा ले लिया, फिर दूसरे रो से ले लिया अच्छा वाला, तीसरे रो से ले लिया, चौथे रो से ले लिया, बात समझ गए, ये बात समझ में आई है। तो ऐसे 100 पौधों में से आपने कुछ सेलेक्ट कर लिए बेस्ट वाले। अब जो सुपीरियर, इनको बोला गया सुपीरियर प्लांट सेलेक्टेड फ्रॉम द सुपीरियर प्रोजनी एंड सेलेक्टेड प्लांट्स आर परमिटेड टू ओपन पॉलिनेट। इनको फिर से ओपन पॉलिनेट करा दो, नहीं समझे। अब जैसे ये 10-10 का रो है, ऐसे देखो, तो ये 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 10, 20, 30, 40, 50 हो गए ना बेटा, स्क्रीन दिख रही है ना, यस और नो। अब इसमें से मान लो हमने 2 बेस्ट ले लिए, कलर चेंज कर लो, हमने मान लो 2 बेस्ट ले लिए, इधर से 2 बेस्ट ले लिए, इधर से 2 ले लिए, इधर से 2 ले लिए, इधर से 2 ले लिए, कोई भी 2 ले लो जो बेस्ट होंगे, जिनको वो क्या बोलोगे सुपीरियर वैरायटी ले लिया, ठीक है। अब इनको ओपन पॉलिनेट करा दिया, क्या कराओगे, ओपन पॉलिनेशन करा दिया, ठीक है ना। ओपन पॉलिनेशन से आपको फिर सीड मिल जाएगी। तो सारे रो में यही करना है आपको, कि जैसे 10 लिया, 10 की एक रो हो गई, इसमें से हमने कितने सेलेक्ट किए, 2 ले लिए, 2 सुपीरियर हो गए, इसको ओपन पॉलिनेट करा। फिर नेक्स्ट रो से क्या किया, 2 सुपीरियर ले लिया, या 3 ले लिया, या 4 ले लिया, फिर उनको ओपन पॉलिनेट, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। लेना मिनिमम कितना है, 50 to 100। इतना क्लियर है। तो ऐसा समझो ये डायग्राम से। अब फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में अगर आप देखो तो हमने बेस्ट वाले प्लांट फिनोटाइप ले लिए, ठीक है, क्लियर। ये देखो फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया, ये बेस्ट वाले प्लांट ले लिए, ये हो गई ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये क्या हो गई, ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब इसमें क्या किया हमने, ओपन पॉलिनेशन कराई, ओपन पॉलिनेशन करा के फिर हार्वेस्ट किया, ठीक है ना। फिर उनको हमने सेकेंड ईयर में ग्रो कराई, तो ये हो गया रो ऐसे, ठीक है। फिर इसमें से सुपीरियर प्लांट लिया, क्या लिया, सुपीरियर प्लांट। फिर क्या किया, ओपन पॉलिनेट किया, फिर इसका बेस्ट सीड लिया। फिर थर्ड ईयर में क्या किया, फिर इसी सीड को ग्रो कराया, फिर क्या किया, इसमें से सुपीरियर प्लांट ले लिया, ठीक। फिर क्या कराया, बोलो, ओपन पॉलिनेशन कराया। फिर क्या कराया बेटा, सीड बना लिया। तो ऐसे कई जनरेशन तक हम करते गए, मैं भी रिपीटेड, चाहो तो यार इसके बाद मत करो। तो 3 साइकिल आपको करना पड़ेगा ये काम, इसी को कहते हैं ईयर टू रो मेथड। क्लियर हो गया, किसको क्लियर नहीं हुआ, कौन बुद्धिमान है जिसको क्लियर नहीं हुआ, इतना सिंपल मेथड हो गया सबको क्लियर। प्रताप, अमन, निरंकर, विशन, केशव, मुन्ना, पारुल, बोलो बेटा, अंजलि, अनम्यूट करो थोड़ा, क्लियर है ना, क्लियर हो गया सर। यस सर।
क्लियर हो गया ना जो मैंने बताया? यस सर। समझ में आ गया ना? चलो, तो ये क्या कह सकते हैं, ये प्रोजेनी टेस्ट है ना? सिलेक्शन जो है प्रोजेनी के टेस्ट के आधार पर कर रहे हैं, दैट इज द ईयर टू रो इसकी, बस। तो इसमें इनब्रीडिंग अवॉइड करते हैं। इनब्रीडिंग से क्या दिक्कत होगी, बोलो? इनब्रीडिंग से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगी, ठीक है ना? इनब्रीडिंग जानते हो क्या होती है? Yes, sir. क्या होती है इनब्रीडिंग? Sir, when we cross between, whenever the crossing is between a related species, then it is called inbreeding. हाँ, इसको ब्रदर सिस्टर मीटिंग भी कह सकते हो। इसलिए ह्यूमन में देखो मैरिज होती है दूसरे गोत्र में होती है, दूसरे कुल, है ना, उसमें होती है। ब्रदर सिस्टर में मैरिज नहीं होती है। इसी तरह से इसी तरह की चीजें यहाँ भी अवॉइड की जाती है क्रॉप्स में। इससे हो जाता है क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब जो क्रॉप की वैरायटी आप सोच रहे हो कि बेस्ट होगी वो खत्म हो जाएगी और सुपीरियर प्लांट आपको निकलेगा, ठीक है? इसको अवॉइड करते हैं। डीमेरिट्स क्या है? देयर इज नो कंट्रोल ऑन पॉलिनेशन, प्लांट आर अलाउड टू ओपन पॉलिनेट, thus the selection based on maternal parent only। तो एंथर का चूंकि कोई भी हो सकता है, लेकिन मदर के बेसिस पे ही सारा डिसाइड होता है। फिर एक तो ये इसका ड्रॉबैक मान सकते हो। सिलेक्शन टाइम इज 2 ईयर, एटलीस्ट 2 साल आपको लग जाते हैं एक बेस्ट सुपीरियर की वैरायटी के सीड को डेवलप करने में, ठीक है ना? और ऐसे ही 2 साल लग जाता है मास सिलेक्शन में, ठीक है? क्लियर हो गया? ये खत्म हो गया आपका। ये स्लाइड आपको अपलोडेड है यहाँ पे, ठीक? इसका वीडियो भी हमने डाला हुआ है, राइट? अब सिलेबस क्या कहता है भाई? सिलेबस देख के पढ़ना है आपको, ठीक है बेटा? सिलेबस क्या कहता है? मॉडिफाइड ईयर टू रो, रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम, हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो ये बताते हूँ, हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये है। हेटेरोसिस, हेटेरोसिस क्या होती है बोलो? ये ऐड नहीं हुआ क्या हेटेरोसिस? हेटेरोसिस, हेटेरोसिस को लगता है मटेरियल, हाँ ओपन हो गया, ठीक है? तो हेटेरोसिस का आपको हमने नोट्स डाला हुआ है, इस नोट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों? ठीक है, स्टार्ट करें आप। यस सर। अब देखो, अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन अभी जस्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या करते हैं, सेल्फिंग नहीं कराएंगे, यानी इनब्रीडिंग नहीं कराएंगे। जब भी पॉलन का क्रॉस कराएंगे वो कराएंगे किसके साथ? क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराएंगे, ठीक है? सेल्फ पॉलिनेशन समझते हो ना, जिसमें एक ही पेड़ पे मेल एंड फीमेल दोनों, राइट? तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से आती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा बेटा? फर्टिलिटी डाउन होगी कि बढ़ेगी? फर्टिलिटी डाउन होगी कि बढ़ेगी बताओ इनब्रीडिंग डिप्रेशन में? सर डाउन हो जाए। हाँ, डाउन क्यों होगी बेटा? शाबाश। क्यों डाउन होगी? क्योंकि सर कंटिन्यूअस जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा तो प्लांट का जो क्वालिटी होगा डिक्रीज होते जाएगा। हाँ हाँ, उसका जो बेस्ट फिनोटाइप कैरेक्टर है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड एज द सीवियर रिडक्शन इन विगर एंड फर्टिलिटी। अगर आप सेल्फिंग कराओगे तो सीवियर रिडक्शन इन विगर एंड फर्टिलिटी। अभी समझ में आ गया ना? एक ही लाइन आपको पकड़ के रखनी है, ज्यादा लंबी लाइन नहीं होती। किसी भी चैप्टर की जो मेन थीम होती है वो एक ही लाइन होती है, ठीक है? उसी को आपको एक्सपैंड करना होता है। बात समझ गए? तो इसमें एक लाइन की थीम क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो देयर विल बी सीवियर रिडक्शन इन विगर एंड फर्टिलिटी।
इतना क्लियर हो गया? अब आगे पढ़ते हैं. व्हाट इज Yes, sir. इनब्रीडिंग? मेटिंग बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिब मेटिंग, सिबलिंग मेटिंग, है ना. तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग. तो सेल्फिंग अवॉइड करना चाहिए, राइट. इफ यू वांट, दिस इज द इनब्रीडिंग. हेटेरोसिस क्या है? टर्म हेटेरोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सुल व्हेन 1914. ठीक है, हेटेरोसिस का टर्म किसने यूज किया था? सुल ने यूज किया था 1914 में. डिफाइंड एज द सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड over both the parent in term of yield or some other correct. ठीक है, it is defined as superiority of F1 hybrid. क्या है ये लाइन रख लो. हेटेरोसिस में क्या सुपीरियरिटी होती है? किसकी सुपीरियरिटी होती है? बोलो. F1 हाइब्रिड के. F1 हाइब्रिड की होती है, राइट. F1 हाइब्रिड की. F1 हाइब्रिड का मिलता है तो ये समझ लो, जैसे मान लो आपने क्रॉस कराई आर की, तो क्या बनेगा बेटा? बोलो क्या बनेगा? चलो ये ऐसे करा लेते हैं ताकि आपको आसानी हो. कैपिटल आर, स्मॉल आर. तो आपको बनेगा F1 में कैपिटल आर और स्मॉल आर. ये हो गया Small r. F1. ये हो गया पेरेंट P1, ये हो गया पेरेंट P2. क्लियर? एकदम क्लियर कि बिल्कुल साफ हो गया? समझ ही नहीं आ रही है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में भूसा भरा है? ऐसा भी कोई है? बोलो. माइक. तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? कौन है? नाम बताओ. किसके दिमाग में भूसा भरा है? तो मेरे ख्याल से सबके पास दिमाग है, ठीक है ना. Yes. हाँ, तो अब इतना तो समझ में आ गया कि पेरेंट P1 है, ये P2 है, और जब इनको क्रॉस कराओगे तो क्या बन गया? F1. तो हेटेरोसिस में कह रहे हैं कि F1 की जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है दैट शुड बी द बेस्ट. F1 की किससे बेस्ट होनी चाहिए? किसके कंपेयर में? Parental generation. विद पेरेंट P1 एंड P2, दोनों पेरेंट्स को. दैट शुड बी सुपीरियर ओवर बोथ द पेरेंट्स. किस टर्म में? यील्ड के टर्म में. सपोज आप व्हीट ग्रो करा रहे हो तो व्हीट की यील्ड इंपॉर्टेंट है ना, है ना. बात समझ रहे हो? अगर मान लो आपको 1 क्विंटल मिलता है उसी फील्ड में, लेकिन आपको ऐसी सीड बनाना चाहते हो उसमें 2 क्विंटल मिले, तो जो सीड पेरेंट में तो 1 क्विंटल वाली थी, आपने 1 क्विंटल वाली को क्रॉस कर दिया 1 क्विंटल वाली से. लेकिन F1 में अगर आपको कितना मिल गया? 2 क्विंटल. ये बेस्ट हुई कि नहीं? दोनों पेरेंट से, दोनों पेरेंट से बेस्ट हो गई ना ये तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रू हेटेरोसिस. क्या बोलेंगे? बोलो. True heterosis. True heterosis. हाँ, इसको बोलेंगे ट्रू हेटेरोसिस. इसको बोलेंगे ट्रू हेटेरोसिस. ठीक है, अभी क्लियर है? इतना कितना क्लियर हो गया बेटा? So can be occurred in all type of species. सेल्फ पॉलिनेशन में भी हो सकता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन में भी हो सकता है, और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स में भी हेटेरोसिस आपको मिल सकता है. हेटेरोसिस किसने ऑब्जर्व किया था? सुल ने. किस ईयर में? 1914 में. फिर इसके बाद पॉल र्यूटर ने स्टडी किया इसको. ठीक है, पॉल र्यूटर ने टोबैको में स्टडी किया, डार्विन ने स्टडी किया. ठीक, राइट. तो अब ये हेटेरोसिस में जो F1 आया उसको क्या बोलेंगे? बोलो. ये तो फिनोमिनन हो गई हेटेरोसिस ना. हेटेरोसिस तो फिनोमिनन हो गई. सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर द बोथ पेरेंट्स. इसको बोलेंगे हाइब्रिड विगर. ये जो बेस्ट क्वालिटी को क्या बोलोगे साइंटिफिकली? दिस इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड विगर. विगर मतलब होता है बेस्ट. ठीक है ना. तो ये हो गया हाइब्रिड विगर. और ये सबसे पहले किसमें पता लगा था? बोलो. मेज में. ठीक है, सबसे पहले किसमें पता लगा था? मेज में. कितने तरह की हेटेरोसिस होती है? देयर आर एवरेज हेटेरोसिस और रिलेटिव हेटेरोसिस. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि F1 से कितना सुपीरियर है.
उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको फार्मूला वैसे सिर्फ नॉलेज के लिए दिया है, आप लिखोगे तब भी नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे तब भी मिलेगा। तो ये मीन ऑफ हाइब्रिड और ये मीन ऑफ द पैरेंट। तो मीन जानते ही हो ना, मीन का मतलब अगर हम कहें 2 2 2 2 तो ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, सबको प्लस करके 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया मीन। और जो पेरेंट का करेक्टर है उससे माइनस करके डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया, फिर हेट्रोबेल्टोसिस हो गया, तो इकोनॉमी का हेट्रोसिस, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, नेगेटिव टाइप आपके सिलेबस में नहीं है, आपको हेट्रोसिस एंड हाइब्रिड विगर ही जानना है, राइट। हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस दोनों अलग अलग है कि एक ही चीज है, ये बताओ। बोथ आर द सेम। हाइब्रिड विगर बोलो या हेट्रोसिस। जैसे एक भजन सुना होगा, राम कहो या श्याम, उसी तरह से हाइब्रिड विगर क्या है, हाइब्रिड विगर बोलो HV, या इसको बोलो, क्या बोलोगे, हेट्रोसिस। क्या बोलोगे, हेट्रोसिस। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, हेट्रोसिस। दिमाग में भूसा भरा है क्या बच्चों? हाँ तो बोलो जोर जोर से, इसमें क्या शर्माने की बात है हेट्रोसिस। ना। हाँ हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर एक ही टर्म है, जितने जोर से बोलोगे उतना तुम्हें याद होगा खुद ही, किसी से शर्म मत किया करो। तो हाइब्रिड विगर का मतलब क्या है, ईस्ट और वेस्ट, F1 इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, F1 was the best. याद हो गया। हाँ, ईस्ट और वेस्ट, F1 इज द बेस्ट। लग्जरियंस वर्सेस हेट्रोसिस, तो लग्जरियंस इज द इंक्रीज्ड विगर, इससे भी ज्यादा अगर अच्छा आ गया वैरायटी तो उसको बोलेंगे लग्जरियंस। हेट्रोसिस से ऊपर, जैसे कहते हैं ना मूर्ख, मूर्ख से ऊपर क्या होता है, बोलो जोर से, बोलो ना। मूर्ख से ऊपर महामूर्ख, महामूर्ख से ऊपर संपूर्ण मूर्ख। शिरोमणि, मूर्ख शिरोमणि। ठीक है, इसी तरह से ये हेट्रोसिस के ऊपर क्या हो गया, लग्जरियंस। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है, इंक्रीज यील्ड बढ़ जाएगी, है ना, साइज भी बढ़ सकती है, बेटर क्वालिटी होगी, बेटर एडॉप्टेशन होगी, अर्लियर फ्लावरिंग मैच्योरिटी होगी, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट होगी, फास्टर ग्रोथ रेट होगी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट पार्ट होगा। जेनेटिक बेसिस ऑफ हेट्रोसिस एंड ब्रीडिंग डिप्रेशन, देयर आर 3 मेन थ्योरी ऑफ हेट्रोसिस एंड ब्रीडिंग डिप्रेशन। डोमिनेंट हाइपोथेसिस, ये सब आपको सिलेबस में है नहीं वैसे, लेकिन जानना चाहिए। डोमिनेंट हाइपोथेसिस में ये कहता है कि भाई जितना ज्यादा डोमिनेंट जीन होगी उतना ज्यादा आपको हेट्रोसिस मिलेगी। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये बात जानते ही हो, डोमिनेंट जीन होगी तभी वो करेक्टर अच्छा शो करेगा, नहीं तो अच्छा शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस, ठीक है ना। लेकिन आपको हाइब्रिड जीन में आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंट जो होगा वो बेस्ट होगा। जब ICR वगैरह का जाओगे आप एग्जाम देना तो ये जरूर पढ़ लेना ये स्लाइड वगैरह, इसीलिए मैंने अपलोड भी किया है कि डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस में डिफरेंस वहां पूछते हैं। ठीक है ना, तो ओवर डोमिनेंस में क्या होता है कि होमोजाइगस होता है, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वो डोमिनेंस में क्या है कि जीन जो है काफी डोमिनेंट होगी तो वो अच्छा शो करेगी। एक एपिस्टेसिस भी आता है, एपिस्टेसिस मतलब को डोमिनेंट, दो जीन जो है एक साथ डोमिनेट करने की कोशिश करती है, तो उसमें कई बार आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, F1 इज द बेस्ट, अदरवाइज कभी बार नहीं मिलेगा। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या होती है, तो ये भी आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हो ना, व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोलो। अरे ए सेक्सुअल मतलब नहीं पता तुम लोग को, इतने मूर्ख हो जी। ए सेक्सुअल मतलब जिसमें सेक्स ना हो, सेक्स का मतलब मेल फीमेल एब्सेंट, नो मेल नो फीमेल, मेल को कैसे दिखाते हो वैसे, फीमेल कैसे दिखाते हो वैसे। ठीक है, जिसमें नो सेक्स उसको क्या बोलोगे, बोलो। ए मतलब और सेक्सुअल नो, रिप्रोडक्शन।
ए मतलब नो, सेक्सुअल मतलब सेक्स, नो सेक्स। अब जब नो सेक्स होगा तो उसमें सीड कैसे बनाओगे? उसमें सीड तो फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं ना, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा? यस और नहीं नो? सर। नो सर। हाँ, जब नहीं सेक्स ही सर। नहीं तो कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? तो इसको बोलते हैं सीड विदाउट। फर्टिलाइजेशन। हाँ, आप ये समझे तो। अब भूसा थोड़ा सा निकला है तुम्हारे दिमाग का, ठीक है, तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ऐसे सीड को जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा, क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ। अपोमिक्सिस। वेरी अपोमिक्सिस। गुड, इसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सी, यानी बिना मिक्सिंग के बना है, मेल फीमेल की मिक्सिंग नहीं हुई है, इसलिए बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सी। समझ आ गई बात? यस सर। समझ आ गई ना अच्छे से? सब लोग एक साथ बोलो, यस सर, समझ में आ गई। यस सर, समझ में आ गई। सर समझ में आ गई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, शाबाश। तो अब पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? अब क्रोमोजोम को अगर डबल कर दिया, ठीक है ना, कॉल्चिसिन डाल के, तो पॉलीप्लॉइड बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े वाटरमेलन आते हैं ना, मतलब आपने देखा होगा बहुत ही बड़े आते हैं कुछ तो, माने हाथ में ही नहीं आते हैं, तो वो पॉलीप्लॉइडी होती है। जितना ज्यादा क्रोमोजोम डबल करोगे उतना ज्यादा वो बड़े हो जाएंगे, तो उसी को बोलेंगे पॉलीप्लॉइड। सीड जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा उसको बोलेंगे एपोमिक्सी। ठीक है, तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जहां हेटेरोसिस आपको नहीं मिल रही है, अच्छे F1 नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें आप एपोमिक्सी के सहारे अच्छा प्लांट बना सकते हो, जैसे सिट्रस में, नींबू में, है ना, ब्लैकबेरी में, ठीक है, इसमें बना सकते हो। क्लियर? ये हो गया आपका हेटेरोसिस, ठीक है, हेटेरोसिस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एपोमिक्सी, पॉलीप्लॉइड। ये ठीक है बेटा? कितना क्लियर है? यस सर। यस सर। अब चलो सिलेबस देख लेते हैं फिर से। ये 302। जिसने ना ज्वाइन किया वो कोड नोट कर लो, स्मॉल RKPZMGW, ठीक है, मैसेज कर दूं मैं चैट बॉक्स में, यह क्लास का कोड, इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब क्या रह गया? डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स, ठीक है, ये बता दूं आपको। इसमें हमने 2 नोट दिए हैं, बहुत सिंपल सिंपल नोट्स हैं, इसके बारे में बता देता हूं क्या है। ये है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मेथड फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। इसमें मैंने यही इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। टर्म प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्लांट इंप्रूवमेंट, जो भी प्लांट बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। 2 तरीका से होता है, ये प्लांट ब्रीडिंग से करो या फिनोटाइपिकली सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फोकस ऑफ या गोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? बोलो, व्हाट इज द फोकस ऑफ गोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? टू ऑब्टेन द बेस्ट फिनोटाइप, है ना, यानी इंप्रूव्ड प्लांट, सेलेक्ट इंप्रूव्ड प्लांट। तो इसके लिए क्या कराते हो? प्लांट ब्रीडिंग। क्या कराते हो आप? प्लांट ब्रीडिंग कराते हो, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग में अब आपको 2 चीज आती है, एक तो 2 तरह की प्लांट होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड, जो पहले बता चुका हूं, राइट। तो सेल्फ पॉलिनेटेड में अगर कराओगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये अच्छा नहीं है ना, फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। यहाँ पे आप क्या प्रेफर करते हो? क्रॉस पॉलिनेशन। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? तो जितने भी कॉमर्शियल क्रॉप हैं, जितना भी खाने वाली क्रॉप हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो। प्लांट ब्रीडिंग को डिफाइन किया गया, दिस इज एन साइंस आल्सो, दिस इज एन आर्ट आल्सो। आर्ट भी है और साइंस भी है। क्या है?
आर्ट भी है और साइंस भी, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रॉप इंप्रूवमेंट, इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, रेजिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, इंक्रीज यील्ड, है ना। तो इंक्रीज यील्ड के लिए इम्प्रूविंग द क्वालिटी, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जैसे मान लो पहले की दाल में थोड़ी टॉक्सिक कंपोनेंट होते थे, उसको कहते थे बुआ। क्या बोलते थे? बुआ नहीं, बुआ। बोलो, बोल के बताओ क्या बोलते थे? बुआ बुआ नहीं रे, बुआ। बुआ बुआ बबुआ नहीं है यहाँ पे, इसका नाम है बीटा ऑक्सीलेमिन एलानिन। ये जहर होता था टॉक्सिक, पहले की दालों में, इसको बोलते थे लेथाइरस। वो जो खाता था वो लकवा मार जाता था उसको, ठीक है ना। लोग कहते थे भगवान का प्रकोप है। भगवान का प्रकोप नहीं, दाल में टॉक्सिक कंपोनेंट था, तो ये ब्रीडिंग करके हटा दिया गया। चेंज इन मैच्योरिटी सीजन, है ना। तो अब पहले क्या, बड़े 4-4, 6-6, 7-7 महीने लग जाते थे, अभी 2-2 महीने वाली क्रॉप आ गई, 3-3 महीने वाली आ गई, है ना। एग्रोनॉमिक कैरेक्टर यानी प्रोडक्शन ऑफ मोर टिलर, जैसे राइस बाजरा में, है ना, ये इनकी टिलिंग ज्यादा कर सकते हो, राइट। एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, रिडक्शन ऑफ प्लांट हाइट टू प्रिवेंट लॉजिंग, बहुत ज्यादा लंबे लंबे राइस हो जाते थे तो वो थोड़ा सा घटा दिया। फोटो सेंसिटिविटी, जैसे रेड ग्राम सर्कन, है ना। नॉन, ये रट लोगे ना, याद कर लेना। डिटरमाइनिंग ग्रोथ हैबिटेट, ये थोड़ा हिस्ट्री है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसका है? थॉमस फेयरचाइल्ड का नाम है, पॉल ड्यूटर का नाम है, एंड्रयू नाइट का नाम है, तो ये पढ़ लेना, ठीक है ना। बाकी ज्यादा इतना पढ़ना नहीं है। हाँ, यहाँ पे टीएस वेंकटरामन इंडिया का पूछ सकता है कौन है प्लांट ब्रीडिंग में, तो एम एस स्वामीनाथन है, ये एम एस स्वामीनाथन, और ये कल्याण सोना सरस्वती सुंदरा इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। और टीएस वेंकटरामन ने शुगर में प्लांट ब्रीडिंग किया था। मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है? मेटिंग, आप जानते हो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड, दो तरह के फ्लावर होते हैं, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंथर इसमें, राइट। एंथर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टिग्मा पे। तो ये देखो, ये हैंड से आप रिमूव कर सकते हो एंथर को, और हैंड से ही दूसरा एंथर ले आके ओवरी के ऊपर डाल सकते हो, तो इसको कहते हैं हैंड पॉलिनेशन, ठीक है। ये हैंड पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें आप हैंड से, तो ब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में कैसे कराओगे? इसमें दो तरह का होता है, सिलेक्शन, सिलेक्शन में मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। कौन सा होता है? सिलेक्शन और मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। कितना हो गया? क्लियर होता है? आपका नोट्स मैंने अच्छा अच्छा डाल दिया, ठीक है ना। एक बार आपको खाली समझ में आ जाए। आज मैं पूरा सिलेबस इकट्ठा खत्म कर दूंगा। पॉलीप्लांट देखो समझा ही दिया, बायोटिक एबायोटिक समझा दिया, है ना। अभी डेवलपमेंट चल ही रहा है, क्रॉप इंप्रूवमेंट बता दूंगा, फिर अभी बता दूंगा मार्कर असिस्टेड वाला, है ना, डीएनए मार्कर, ईयर टू रो बता ही दिया, राइट। तो बचा क्या? बोलो, कुछ नहीं बचा, आराम से हो गया। टाइम देखो इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर टाइम से तुम लोगों ने बताया होता कि मैडम क्लास में आते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, खड़े रहते हैं लैपटॉप लेके, है ना, रिटर्न में जो लिख के दोगे फिर उसी पे एक्शन होगा ना, बात समझ गए। तो तुम लोगों ने गलती करती ना, बेटा टाइम से बताया नहीं। एक भी क्लास मिस हो रही थी तुरंत बताना होगा, सर ये क्लास मिस हो रही, बताओ। आवाज आ रही मेरी? ये देखो, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन। थर्ड वन है हाइब्रिडाइजेशन। ये किसमें है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। किसमें बेटा? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। फिर हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो इंटरवराइटल, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड। सिंगल सीड एडिशन मेथड इतना नहीं पढ़ना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन का जनरल कॉन्सेप्ट लेना है, इंटरवराइटल, पेडिग्री और बल्क मेथड। बाकी चीजें आप पढ़ोगे बाद में, फिफ्थ सेमेस्टर में।
फिर ये है नहीं आपको बैक क्रॉस मेथड, म्यूटेशन पॉलीप्लाइडी बिटिंग है, पॉलीप्लाइडी है, म्यूटेशन बिटिंग नहीं है, बैक क्रॉस नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब जैसे मान लो आप घूमने गए, राइट, और वहां से कोई बेस्ट वैरायटी ले आए, मान लो बनाना की वैरायटी ले आए, है ना, या ऐसा राइस ले आए जो कि बहुत ही छोटी थी और बहुत ही अच्छा फसल देती थी, जैसे इसको बोलते हैं ड्वार्फ राइस। क्या बोलते हैं? ड्वार्फ राइस। ठीक है, तो ड्वार्फ राइस अपने इंडिया में नहीं होता था, इसको ले आए, दूसरी वैरायटी लाए, लाइक टाइचुंग नेटिव 1 ले आए, IR8 ले आए, लेरमा रोजा ले आए, है ना, सोनरो 64, ये सब बाहर की वैरायटी, ड्वार्फ वीट वैरायटी। क्या है ये? ड्वार्फ वीट वैरायटी। कहां से लाए? ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है, ये इंडिया का नक्शा है ना, ठीक है। अब ये मान लो कोई दूसरे कंट्री में आप गए थे घूमने और आप ले आए यहां से, तो कहां से ले आए आप? मान लो आप ले आए चाइना से ले आए या अमेरिका से ले आए, ठीक है। इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे? बोलो। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। हाँ, क्यों इंट्रोडक्शन बोलेंगे? क्योंकि बाहर से ले आके अपने खेत में लगा रहे हो, ये इंडिया का नहीं है। इंडिया का होता तो नेटिव हो जाता है, नेटिव मतलब यहीं का है, अपने इंडिया का है। अमृतसर से ले गए, बिहार ले गए, है ना, वेस्ट बंगाल ले गए, तो ये अपने नेटिव हो गया। लेकिन अगर बाहर के देश से ले आए, दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने एक, अमेरिका में अलग इन्वायरमेंट है, अलग सॉयल है, अलग टेम्परेचर है, अलग, है ना, कंडीशन है, और इंडिया में ले आए तो एक डिफरेंट कंडीशन है। तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी आई थी? IR8, है ना, लेरमारोसो, सोनोरो 64, ये आपको नाम याद करना पड़ोगो, ठीक है। क्लियर बेटा? तो दिस वाज द प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अब सेकेंडरी इंट्रोडक्शन करेंगे। सेकेंड इंट्रोडक्शन में ये करेंगे कि भैया इंट्रोडक्शन तो वहां भी हो रहा है, बाहर से ही ला रहे हैं, लेकिन उसमें सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी लोकल वैरायटी बेस्ट है, और बाहर जो ले आए, नहीं समझे? जैसे होता है ना, मान लो एक एक बेड है, ठीक है, आपका घर का डॉगी है सपोज, ठीक है, और एक डॉगी आ गया बाहर का, ठीक। अब दोनों क्या इस बिस्तर पे सो पाएंगे? बोलो। एक ही बिस्तर हो या नो एक ही सर। रोटी हो खाने नो को, सर। दोनों लड़ाई करना लगेंगे। क्यों? ये घर वाला है, ठीक है, और ये कहाँ का है? बाहर का है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो जैसे अगर पहले दिन तो लड़ाई करेंगे, लेकिन अगर 10 दिन बाद अगर यही इनको यहीं पे रखा जाएगा दोनों को, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों में दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। मतलब आपने जो नेटिव प्लांट है, मान लो वीट की, नेटिव वीट, राइट, और एक जो बाहर की IR8 ले आए। अब इन दोनों में देखना है कि दोनों में कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है, ये वाला या ये वाला। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अब आप हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। लोकल वैरायटी से इनको मिक्सिंग करा दिया, ठीक। क्या करा दिया? हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद कौन सा करेक्टर आएगा? न्यू करेक्टर, ठीक है। जब न्यू करेक्टर आ गया तो व्हाट विल हैपन? इसको बोलेंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब आप बात समझ में आ गई? प्राइमरी इंट्रोडक्शन में पौधा ले आया, सीधे लगा दिया, ठीक। और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या हुआ? बोलो बोलो। दूल्हा इंडिया का, दुल्हन अमेरिका की, दूल्हा ठीक? दुल्हन पर हाँ, दूल्हा दुल्हन बाहर से आ गए। तो अब ये हुआ जो इनका चाइल्ड होगा, चुन्नू मुन्नू, ठीक है। अब ये होंगे बेस्ट,
क्योंकि इसमें दो जीन आ गई ना, बाहर की भी आ गई, अंदर की भी आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कल्याण सोना, सोनालिका, नाम सुना होगा ना, कल्याण सोना है, सोनालिका बहुत अच्छी है, ऐसे लोग बातें करते हैं ना, बोलो। यस सर। हाँ, क्यों बातें करते हैं? क्योंकि इनकी वैरायटी अच्छी है, इनका प्रोडक्शन अच्छा है, यील्ड अच्छी है, तो ये कल्याण सोना हो गया, ये सोनालिका हो गया। अब ये बताओ, मान लो तुम ले आए बाहर से पौधा, ठीक है, क्या ले आए? पौधा। ये पौधा ले आए अमेरिका से भाई, इसको लगा दिया अपने फील्ड में, तो ये तुरंत ही ग्रो कर जाएगा? बोलो नहीं, पहले ये अदर इन्वायरमेंट से आया था, ठीक है, जहां बहुत ही ठंडा था, 4 डिग्री पे ग्रो करता था। आपके यहाँ टेम्परेचर है 40, क्या ग्रो कर जाएगा ये पौधा? ग्रो कर जाएगा? इसको टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा, लेकिन ग्रो कर जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक्लीमेटाइजेशन, है ना। जैसे अमृतसर के जो बच्चे हैं उनको टाइम नहीं लगा, लेकिन आप बिहार से हो, आप वेस्ट बंगाल से हो, आप कहाँ से हो, नेपाल से हो, तो आपको टाइम लगा। बात समझ आ गई? यहाँ एडजस्ट करने में, है ना। यहाँ क्या नहीं मिलता है? दाल नहीं मिलती है फिर आपके फ्लेवर का बहुत सारा खाना नहीं मिलेगा, है ना। फिर आपको ठंडा भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। कान में रुई भी ठूसोगे, ईयरफोन भी ठूसोगे, मोफलर भी बांधोगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना। तो आपको अडॉप्ट करने में क्या लगा? टाइम है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? एक्लिमेटाइजेशन, ठीक। तो प्लांट इंट्रोडक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी आती है? एक्लिमेटाइजेशन, राइट। अब एक्लिमेटाइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे? दिस इज एबिलिटी ऑफ क्रॉप टू अडॉप्ट न्यू इन्वायरमेंट, ठीक है, न्यू क्लाइमेट, न्यू एडेफिक कंडीशन। एडेफिक कंडीशन क्या है? इन्वायरमेंट, है ना। और अब जब ये ग्रो कर गई, एक बार अडॉप्ट हो गई, अगर तुमने देख लिया अमृतसर कहाँ है, जंडियाला गुरु कहाँ है, तो अब क्या करोगे? अब अमृतसर तुम्हारा, क्योंकि अब तुम जानते हो, गली गली जानते हो, ठीक है। जान गए कि नहीं अमृतसर को? मनावाला जान गए, झंडी वाला जान गए, टॉल जान गए ना सारे? यस बोलो, यस सर नो? यस सर, जान यस सर। हाँ शाबाश, सारे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अडॉप्ट कर गए। अब जब अडॉप्ट कर गए तो इसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। यानी भाई ये पहले वाइल्ड था, जब आया था तो क्या था? बाहरी था, अभी ये घर का हो गया। डोमेस्टिक मतलब घर का हो गया। तो पहला क्या किए? ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन, बाहर से ले आए, पौधे लगा दिए, फिर ये अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कर दिया तो क्या बोले? बोलो क्या बोले? एक्लिमेटाइजेशन। अब ये जब कई जनरेशन ग्रो कर गई, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, अब इसको बोलोगे अरे यार ये तो घर की वैरायटी, डोमेस्टिक वैरायटी, है ना। तो इसमें आपको 2 टर्म डिफाइन कर दिया, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, फिर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में तो अलग चीज हो गई। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं? इसको डोमेस्टिक एक जो व्हीट की वैरायटी होगी उसके साथ क्रॉस करा देंगे, और इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो व्हीट का प्रोडक्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। आगे क्लियर बात हो गई बेटा? यस सर। तो acclimatization lead to increased frequency of most adopted genotype, which depend on 3 factors: breeding system, genetic variation, duration of the crop. Procedure of plant reduction already हमने बता दिया कि you can procure the new variety, new germplasm from the NBPGR. NBPGR का full form, this is the institution of ICR, right? Bureau, National Bureau of Plant Genomic Research. नेशनल एनबीपीजीआर का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसर्च। तो आप इनको ले आओगे,
ले आते ही थोड़ी ना खेत में ग्रो कराते। तो मान लो ये अमेरिका से आया, आजकल क्या शब्द हो रहा है कि जो बाहर से आएगा उसको क्या करोगे, क्या करोगे? क्वारंटाइन। हाँ, वेरी गुड, इसको करेंगे क्वारंटाइन। इसी तरह पौधे का भी क्वारंटाइन होता है। बाहर से ले आए, प्राइमरी इंट्रोडक्शन में तुरंत क्वारंटाइन करेंगे, इसको चेक करेंगे कुछ हफ्ते तक कोई डिजीज तो नहीं है। डिजीज होगा तो अपीयर हो जाएगा तो उसका इलाज कर देंगे, नहीं खेत में फैल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर डिजीज हुआ तो क्या करेंगे, इसको फ्यूमिगेशन कर देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे, राइट, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट से अगर लग गया तो उसको भी हटा देंगे। जैसे तो बताऊं, जो पहले एक कांग्रेस ग्रास आई थी, तुमने सुना था कांग्रेस ग्रास का नाम? कांग्रेस आई ने एक गेहूं अमेरिका से खरीदा था, तो अमेरिका ने चालाकी की, अमेरिका ने क्या किया, सीड तो थोड़ा दिया, उसमें घास वाले सीड ज्यादा दे दिए ताकि गेहूं भारत में उगे ना और वहां के लोग भूखे मर जाएं, ठीक है ना। तो कांग्रेस ऐसे साजिश करती है, दंगे हो जाएं, लोग मर जाएं, ठीक है ना, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने भगा दिया, ठीक। तो अब ये कलेक्शन भी करते हैं एनपीटीजीआर वाले, बाहर से जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, एग्जोटिक कलेक्शन। अंदर का जो रहेगा वो उसको बोलेंगे इंडिजिनियस कलेक्शन। और मान लो आपने कोई, जैसे बाबा रामदेव है, व्हाइट वैरायटी ढूंढते हैं जंगल से, तो उसको बोलेंगे इंडिजिनियस वाइल्ड कलेक्शन। इसको क्या करेंगे, पहले इवेल्युएट करेंगे, सीधे खेत में नहीं उगा देंगे, इवेल्युएशन करेंगे किसका, डिजीज ना हो कोई, है ना, अच्छी वैरायटी है, करेक्टर है। फिर मल्टीप्लिकेशन तब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहला स्टेप क्या है, इवेल्युएशन, जो भी कलेक्शन है उसमें से जो आप चाहते हो उसका इवेल्युएशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। फिर मेरिट एंड डिमेरिट। मेरिट क्या है, नई क्रॉप वैरायटी मिल जाएगी, सुपीरियर वैरायटी मिल जाएगी, जर्म प्लाज्मा आपका इकट्ठा हो जाएगा, है ना, डिजीज फ्री होगी। डिमेरिट क्या है कि कई बार लापरवाही कर जाते हैं, हमारे देश में तो बड़ा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा पैसा वैसा लेके, है ना, हाँ यार कर लो, इसको बोलते हैं घुसखोरी, चिरकुटई, ये सारा करके लोग क्या करते हैं, पास कर देते हैं, पास कर देते हैं, कोई बीमारी फैल गई। जैसे आर्जीमोन कहाँ से आया, बाहर से आया, इकॉर्निया कहाँ से आया, बाहर से आया, लेंटाना हमारे कंट्री का नहीं था, ये सारा घास बाहर से आ गया। अब एक बार आ गया तो जाता ही नहीं, सारे खेत में यही नजर आता है। बहुत सारे पेस्ट आ गए पोटैटो के साथ, जैसे पोटैटो ट्यूबर मॉथ आ गया, उली एफिजा वेप्टिल आ गया, फ्लोटेड स्केलोप्साइटस आ गई, बीमारी आ गई बाहर से, तो ये फायदा होता है। लेकिन अचीवमेंट बहुत सारा है, अगर ध्यान रखो, सावधानी रखो, क्वारंटाइन कर लो तो ज्यादा फायदा है। नई क्रॉप वैरायटी मिल जाएगी, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल वैरायटी, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होगी, म्यूटेशन बेटी, वही आपको क्या करना है कि सुपीरियर वैरायटी अगर नहीं मिल रही है तो आप क्या करो, कुछ म्यूटेशन करा दो। म्यूटेशन कराने से क्या होता है कि कुछ नए कैरेक्टर आने के चांसेस होते हैं। ऐसे कौन कौन से गेहूं मिले, सरबती सोनरा, है ना, अंबर कलर का गेहूं आ गया, तो ये MS स्वामीनाथन ने गामा ट्रीटमेंट से किया था। किससे, गामा ट्रीटमेंट से किया था। प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन इज द प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन प्रपोज्ड बाय जॉनसन। प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, मैं बता दिया ना आपको, प्योर लाइन मतलब होमोजीनियस चीज, ठीक है, होमोजीनियस, वही है प्योर, ठीक है। कभी कभी अगर मान लो आप लगातार ग्रो कराते हो कई जनरेशन तक, तब भी आपको प्योर लाइन मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर ग्रो कराया, सेकंड ईयर ग्रो कराया, है ना, ठीक है, फिर थर्ड ईयर ग्रो कराया, फोर्थ ईयर ग्रो कराया, फिफ्थ 8 ईयर ग्रो कराया, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल क्रॉप इंप्रूवमेंट प्योर लाइन से मिलेगी, ठीक है ना, ये फायदा होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि द मेथड कैन आइसोलेट ओनली सुपीरियर जीनोटाइप, है ना, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। क्रॉस पॉलिनेटेड तो करा ही नहीं सकते प्योर लाइन का, केवल सेल्फ पॉलिनेटेड करा सकते हो, ठीक है। तो म्यूटेशन स्टडी की वैरायटी, मास सिलेक्शन में, व्हाट इज मास सिलेक्शन, अब क्या करते हैं कि बहुत सारे फिनोटाइप की सीड को मिक्स कर देते हैं,
क्या करते हैं, बहुत सारे सीड की वैरायटी को क्या करेंगे, मिक्स करते हैं, मिक्स करके फिर प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। तो ये हो गया मास सिलेक्शन। यहाँ मिक्सिंग जरूरी है। क्या जरूरी है, मास सिलेक्शन में मिक्स सीड, मिक्स ऑल टाइप ऑफ बेस्ट सीड, जितने बेस्ट सीड आपके पास है सबको मिक्स कर दो और ग्रो करा दो। ठीक है, तो पहला सीजन हो गया, दूसरा सीजन ग्रो कराया, तीसरा सीजन ग्रो कराया, तो उसमें से जो भी बेस्ट है वो आप लेते चलो। ठीक है, तो जो खराब फिनोटाइप है उसको हटा देना है। ठीक है, तो आपको हाई यील्डिंग वैरायटी आपको मिलती है। इसको कहते हैं मास सिलेक्शन या बल्क सिलेक्शन। इसका मेरिट क्या है ना, टाइम कम लगता है ना, एबनॉर्मल कंडीशन में भी ग्रो करा सकते हो। डीमेरिट क्या है, डीमेरिट ये है कि हो सकता है कई बार ये फेल हो जाए, है ना, तो फिर ये प्लांट हर इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा इसकी गारंटी नहीं है। तब नया मेथड आया हाइब्रिडाइजेशन पेडिग्री मेथड। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनब्रीडिंग हो जाती है, उसमें फर्टिलिटी लॉस होने का खतरा होता है। तो इसीलिए टर्म दिया है हाइब्रिडाइजेशन एंड पेडिग्री मेथड, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रॉस कराओ। क्या कराओ, हाइब्रिड बनाओ। हाइब्रिड क्या होता है, व्हाट इज हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है बेटा, क्रॉस। क्रॉस जब भी कराओगे तो जो F1 प्लांट होगा उसको बोलेंगे हाइब्रिड। ठीक है, इसी को आपने हेटेरोसिस भी बोला था कि अगर बेस्ट होगी पेरेंट से तो हेटेरोसिस, है ना। तो F1 प्लांट को ले लिया, ठीक है, फिर F1 को F1 से मेटिंग करा दी, F1 F1, तो इसको क्या बोलेंगे, सेग्रीगेटिंग जनरेशन, सेग्रीगेटिंग जनरेशन। ठीक है, सेग्रीगेटिंग जनरेशन। तो आजकल जितने भी सीड बनाते हैं बिना हाइब्रिडाइजेशन के संभव नहीं है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन, it creates genetic variation. What is the aim of hybridization? To transfer of one or few qualitative character, ठीक है, improvement in one or more quantitative character। ठीक, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का एम क्या है, टू ऑब्टेन द बेस्ट कैरेक्टर इन टर्म ऑफ क्वालिटी, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो हाइब्रिड मिल गया। तो यहाँ पे कॉम्बिनेटोरियल ब्रीडिंग कर देते हैं, यानी ढेर सारी वैरायटी भी आप मिक्स कर सकते हो, एक वैरायटी के लिए भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग, इसमें कुछ जैसे प्लांट है F2 में आ गए, F1 में नहीं बेस्ट आया, F2 में आ गया, तो वहां से भी ले सकते हो, है ना। तो कई तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। इंटरवराइटर, इंट्रावराइटर, इंट्रा मतलब सेल्फ, इंटरवराइटर मतलब दूसरी, है ना। वराइटर क्लास में भी सिंपल क्लास है, कॉम्प्लेक्स क्लास। सिंपल क्लास, 2 parents are crossed to produce F1. Complex cross, more than 2 parents are crossed to produce hybrid. Procedure of developing hybrid variety, choice of parent, evaluation of parent, emasculation, bagging, type। ठीक है, याद रखोगे ये, पहले पेरेंट को लेना है तभी तो F1 मिलेगा आपको। ठीक है, फिर इवेल्यूशन करना है पेरेंट का, फिर एंथर वहां से हटा देना है, स्टेमन एंथर को, अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो फिर उनको बैग में बांध देना है, फ्लावर को, फीमेल फ्लावर को, ताकि कोई और एंथर आके पॉलिनेशन न कर जाए। टैगिंग कर देंगे, थ्रेड लगा देंगे कि कब किया था, क्या डेट थी, फीमेल का नाम क्या था, स्पीसीज क्या थी, वैरायटी क्या थी, फिर पॉलिनेशन, हार्वेस्टिंग, रेजिंग, सेलेक्टिंग। ये हो गया प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इतना याद रखोगे, पेरेंट्स से चॉइस, इवैल्यूएशन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, पॉलिनेशन। फिर F1 आ गया, उसको सेल्फिंग करा के देख लिया कि भाई आ रहा है। पेडिग्री मेथड में क्या होता है, पेडिग्री मेथड F2 से प्लांट को लेते हैं, है ना। पेरेंट तो लिया ही था, F1 बना लिया, फिर F2 आ गया। F2 से स्टार्ट करोगे तो इसको कहते हैं पेडिग्री। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो पेरेंट जो था उसका रिकॉर्ड तो वही है ना। जैसे मान लो तुम लोग अपने दादाजी के क्या लगोगे, बोलो, दादाजी के क्या लगोगे,
पोता 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 पोती लगते हो, तो इसका मतलब पेडिग्री की बात कर रहे हो, है ना। यानी आप अपने मदर फादर के चाइल्ड हो, लेकिन आपके मदर फादर किसके चाइल्ड हैं? आपके दादाजी के। ठीक है, आपके दादाजी किसके चाइल्ड होंगे? परदादा के। ठीक है ना, समझ गए बात। इसको कहते हैं पेडिग्री। क्या कहते हैं? पेडिग्री। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या कराते हैं पेडिग्री में? हाइब्रिडाइजेशन, F1 F2 ले सकते हो, इसमें से ज्यादातर F2 लेते हैं। और F2 जनरेशन में 200 से 1000 प्लांट लेके, है ना, फिर उनको सीड बना के हार्वेस्ट करोगे सेपरेटली। ठीक है, फिर F3 जनरेशन लाओगे, फिर F4 जनरेशन, F5 जनरेशन। तो आपको हर जनरेशन में देखना है बेस्ट कौन सा है। ठीक है, क्या देखना है? कौन सा बेस्ट है। तो इससे कितने जनरेशन तक जाएगी? F11 तक। पेडिग्री में जाती है F11 मेथड तक। तो इसमें एक फायदा होता है, इसमें एक फायदा ये होता है कि जो खराब प्रोजनी है वो बाहर चली जाती है, वो बाहर चली जाती है। बल्क मेथड में क्या होता है? अब यहाँ पे पेडिग्री मेथड की तरह जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाते हैं, यहाँ बल्क मेथड करते हैं। बल्क मेथड मतलब F2 को लेके उसकी ढेर सारी प्रोजनी बना देते हैं। ठीक है ना, हार्वेस्टेड इन बल्क, F2 जनरेशन ग्रोन एंड हार्वेस्टेड इन बल्क, ढेर सारा कर दिया। लेकिन इसकी जनरेशन भी ज्यादा है, बल्किंग करते हैं 11 जनरेशन तक नहीं, 7 to 30 जनरेशन तक जा सकते हैं। मेथड ऑलमोस्ट हो गई है, इससे हम जाके स्लाइन आ जाएगी, है ना। तो ये मेथड है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करोगे, F1 जनरेशन, F2 to F6 जनरेशन, फिर F7 जनरेशन। ये सारा ढेर सारा प्लांट के साथ है, बस इतना फायदा है इसका। कम से कम 1000 से 5000 प्लांट तक आप बात करो, तब उसमें से बेस्ट वैरायटी मिलेगी। ठीक है, ये सिलेबस आपका लगभग खत्म हो गया। इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, जो मोटा मोटा बताया, डेफिनेशन, मेरिट, डीमेरिट, है ना, वो पढ़ना है आपको। वहां से रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है? रिकरेंट सिलेक्शन मतलब बार बार, है ना, बार बार सिलेक्शन इसलिए करते हैं कि उनकी जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, जो अच्छी जीन की कैरेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेवरेबल जीन फॉर यील्ड बाय अलाउइंग क्रॉसिंग एंड रिकॉम्बिनेशन टू टेक प्लेस ओनली बिटवीन बेस्ट परफॉर्मिंग सिलेक्शन। जो बेस्ट वैरायटी है उनके बीच में बार बार हाइब्रिडेशन कराएंगे, है ना, तो उनमें बेस्ट वैरायटी जो है, बेस्ट जीन आ जाए। तो प्लांट सेलेक्टेड from open pollinated source population and self these plants are evaluated the time same time for character being selected। ठीक है ना, ये सारा चीज सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे? ओरिजिनल पॉपुलेशन, फिर इंटर क्रॉस प्लॉट, फिर थर्ड ईयर में आ गए कंपोजिट पॉपुलेशन, इंटर क्रॉस प्लॉट, पॉपुलेशन तो बार बार क्रॉसिंग करा के आपको बेस्ट वैरायटी मिल गई। इसको सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन करते हैं। रेसिप्रोकल से करंट करा सकते हो, रेसिप्रोकल वाला भी, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप खाली जान लो, दो तरह के होते हैं, सिंपल और रेसिप्रोकल। ठीक है, इतना क्लियर। इनब्रीडिंग आपको बता ही दिया। सिंथेटिक वैरायटी मतलब जब ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी मतलब आपको वो तो पता है कि मदर कौन है, लेकिन एंथर आप दूसरी जगह से ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जो हाइब्रिड आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक वैरायटी। कंपोजिट वैरायटी खाली मेज में आती है इंडिया में। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैरायटी मेज लेके क्रॉस करा देते हैं, तो कंपोजिट वैरायटी। डेफिनेशन आपको जानना चाहिए। हाइब्रिड क्या होता है? सिंगल क्रॉस करा सकते हो इंटू बी, 3 वे क्रॉस करा दिया इंटू बी इंटू सी, डबल क्रॉस करा दिया इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ठीक है ना, मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस इंटू बी, डबल मॉडिफाइड 3 वे क्रॉस, टॉप क्रॉस, हेटेरोसिस आपको बता दिया, है ना। हाइब्रिड विगर्स को बोलते हैं सर। ब्रीडिंग का एक ये है कि सेक्सुअल मेटिंग जरूरी है, सेक्सुअल प्लांट में नहीं करा सकते।
ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग आजकल एक नया टर्म आया है जिसमें आता है आपका मार्कर। अब पहले क्या करते थे बेटा, फिनोटिपिक सिलेक्शन आंखों से करते थे। किससे करते थे? विजुअल, ठीक है ना। फिनोटिपिक सिलेक्शन कैसे करते थे? विजुअल। आप कैसे करोगे? जीन से, क्योंकि जीन क्या डिसाइड करती है? ट्रेट। जीन्स क्या डिसाइड होता है? कैरेक्टर। जीन से क्या डिसाइड होता है? कैरेक्टर, ठीक है। क्यूटीएल मैपिंग एक तो मेथड हो गया क्यूटीएल। क्यूटीएल का मतलब क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसी। फिर दूसरा हो गया मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। क्या बोलोगे? मार्कर। मार्कर क्या होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड। जैसे मान लो एजी आ रहा है सब जगह, है ना, पूरे गेहूं में। ये क्या काम करेगा? मार्कर का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी ट्रेट को कोड करेगा। मान लो ये कोड करता है सीड को या कर्नल को या टिलिंग को, है ना। ये न्यूक्लियोटाइड ही क्या मार्कर का काम कर रहा है। तो मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग इसको बोलते हैं, क्योंकि आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी ले सकते हो जो कि किसी व्हीट में या राइस में स्पेसिफिक होगा, राइट। इसको बोलते हैं माइक्रोसैटेलाइट। माइक्रोसैटेलाइट मतलब जैसे एजी है तो ये हो गया माइक्रोसैटेलाइट। छोटा हुआ तो माइक्रोसैटेलाइट। सिर्फ ए है मान लो बार बार आ रहा है तो ये हो गया माइक्रोसैटेलाइट, यानी माइक्रो माने छोटा, ठीक है ना। सैटेलाइट मतलब रिपीटेड सीक्वेंस। इसको बोलते हैं एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड है, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही न्यूक्लियोटाइड है, इसको बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये हो गया मार्कर की कहानी। क्यूटीएल मैपिंग में क्या होता है कि कुछ ऐसे लोसी होते हैं। जीन आपने सुना होगा, जीन में होती है लोसी। एलील के नाम सुना होगा, उसकी भी लोसी होती है, यानी प्लेस जहाँ पे जीन होती है। तो वो जीन फिक्स होती है, वो लोसी फिक्स होती है ना। वो बनाती है एक ट्रेट को, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोसी। क्या बोलते हैं? लोसी। वो बनाती है ट्रेट को, यानी हम बोल सकते हैं इसको क्यूटीएल। क्यूटीएल का फुल फॉर्म क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसी, ठीक है। फिर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, है ना, तो वो बता ही दिया मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, यानी जो भी ट्रेट आपको सिलेक्शन करना है वो मार्कर के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो मार्कर के बहुत सारे टाइप आ गए। मार्कर असिस्टेड जेनेटिक सिलेक्शन, मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग, मार्कर असिस्टेड रिकरेंट सिलेक्शन। तो मतलब आपके पास बात कॉन्सेप्ट वही है, खाली यहाँ पे आपको क्या लिया, पहले विजुअल करते थे वही सारा काम, अब मार्कर के बेसिस पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सारा संख्या है, आपको मार्कर, ये सारा मार्कर है। तो आपको मना है पढ़ना है ना, मना है ना पढ़ना, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इतना डिटेल में। खाली मार्कर का नाम आपको पता होना चाहिए। एसएनपी है, आरएफएलपी है ना, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, एसटीएस है, ये सारे जीन के नाम है। क्या है? जीन के नाम। एसएनपी मार्कर का फायदा क्या है? छोटा होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, तो इसकी पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अब ये जैसे मान लो एक व्हीट है तुम्हारा, इसको इंडिया की व्हीट बोल रहे हो, ठीक है, या सर नो बोलते रहो, नहीं मैं भी सो जाऊंगा। मान लो इंडिया में ये 2 एसएनपी है। क्या है? कितने एसएनपी है यहाँ पे? 2। अब आप अमेरिका की वैरायटी ले आए, इसमें थी 5, तो कौन सा बेस्ट हुआ? या 6 थी, कौन सा बेस्ट हुआ? अमेरिका वाली। अमेरिका वाली, क्योंकि इसमें एसएनपी ज्यादा है। तो ये शो कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक से ज्यादा है। ये एक था लेकिन इसमें कई है, सेम चीज है, एसएनपी सेम है
व्हीट की वैरायटी है तो व्हीट में अलग एसएनपी, राइस में अलग एसएनपी। लेकिन अब हमें क्या है कि हम जो 12 जनरेशन 14 जनरेशन तक मेहनत करते थे, अब उतना मेहनत नहीं करना है। हमने देखा भैया जेल रन कराया डीएनए का, हमने देखा यहाँ तो 2 ही है, यहाँ तो 4 है, ठीक है। हमने जो हाइब्रिड बनाई इसमें 5 है, ठीक है, चलो ये और बेस्ट हो गई, ठीक है। और ले आए भैया, मान लीजिए आप लोगों में धनंजय कुमार ले आए कि नहीं हमारे में सर 6 है, कौन सी बेस्ट हो गई यार? 6 वाली हो गई, तो आसान हो गया ना एसएनपी से पॉलीमार्क, ठीक है। जितना लो सी उतना बढ़िया, इसको कहते हैं। चलो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। पीसीआर का भी यूज कर सकते हैं इसमें, ये आपका मार्केटिंग है। चलो ये तो आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके कोर्स में। चलो कोर्स में आते हैं, ठीक है ना। डीएनए मार्कर भी अपलोड किया हुआ है, ये देख लेना क्या है। बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है वही जो हमने बताया, ये पढ़ लेना। डीएनए मार्कर क्या है, डेफिनेशन। डीएनए मार्कर इज स्मॉल रीजन ऑफ डीएनए शोइंग सीक्वेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना। पीसीआर नॉन पीसीआर है, आरएफएलपी, पीसीआर बेस्ड आरएपीडी, एफएलपी, एसएसआर। आरएफएलपी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर। तो ये आरएफएलपी एनालिसिस एप्लीकेशन वही है, कोडोमिनेंट मार्कर है, यानी कोई डोमिनेंट या रिसेसिव वाला नहीं, दोनों डोमिनेंट है, तो इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। इससे डिजीज अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्रॉप में। आरएपीडी का फायदा ये है कि आप मान लो जीन आइसोलेट की है ना, तो जीन एक छोटी सी जीन आपको दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन आपने पीसीआर से एम्पलीफाई करा दिया तो ढेर सारी जीन होगी। नहीं तो ढेर सारी जीन निकालने में आपको कितने महीनों लग जाते हैं ना, एक एक गेहूं का सीड लो फिर इसमें से निकालो डीएनए। आपने पीसीआर में डाला जीन और एम्पलीफाई किया, तो इसमें से ये डोमिनेंट मार्कर है, तो ये ट्रेड में और अच्छा काम करता है। आरएपीडी ने बेस्ट आरएफएलपी से भी अच्छा है, ये मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। क्यूटीएल में भी हेल्प करेगा, ये इसका फायदा ही फायदा है। ड्रॉबैक है लेकिन कम, ये हो गया मार्कर आपका, ठीक है बेटा, सारा ही हो गया। वाईपीआर रहेगा बस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप देख लेना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वीडियो भी डाला हुआ है। एक लाइन में बताता हूँ क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे मान लो तुमने कोई सीड बनाई, क्या बनाया? सीड बनाया। अब ये 10 गुना वीट की यील्ड दे रहा है, अब आप क्या करोगे? खुशी से पागल हो जाओगे, है ना। भाई इसको, अब मान लो ये किसको किसने खोजा, इसको खोजा मान लो केशव ने खोजा, ठीक है ना। डिस्कवरर कौन है? बोलो बोलो तो। केशव। केशव। अब केशव सोचता है कि यार अब मैं ना जिंदगी भर कमाई खाऊं इसकी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पेटेंट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? पेटेंट। तो जब पेटेंट करा लेगा तो हाँ, इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो अगर किताब लिखते हो तो कॉपीराइट है ना। प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे मान लो आपने डाई बना लिया, बिस्कुट कोई अच्छा से बना लिया, कलर डेवलप कर लिया कपड़े का, तो ये इंडियन ट्रेडमार्क हो गया। और आपने कुछ और नया काम के लिए साइंटिफिक, तो हो गया इंडियन पेटेंट एक्ट, इसके अंतर्गत हो गया, ठीक है ना। तो जो भी इन्वेंशन करते हो उसको आप कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? कोई दूसरा कॉपी नहीं करेगा, चुरा के नहीं ले जाएगा, आपकी जिंदगी में पैसा मिलेगा, है ना। तो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये 4 तरह का होता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट। लेकिन पौधे के लिए क्या होगा? सीड के लिए क्या होगा? क्या पेटेंट होगा? नहीं, उसको बोलेंगे प्लांट ब्रीडर राइट। सीड के लिए क्या बोलोगे? प्लांट ब्रीडर राइट।
तो पेटेंट कितने साल तक एप्लीकेबल होता है? 20 साल तक। ठीक है, तो पेटेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? नॉवेल्टी, इन्वेंटिवनेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, पेटेंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर, कॉपीराइट, आपका आइडिया, बुक, कोई पोएट्री लिख रहे हो, ट्रेड सीक्रेट, जैसे कोई फार्मूला डेवलप कर लिया, कोका कोला जैसे फार्मूला है ना, प्लांट फीडर राइट। अभी आ जाओ आपके काम की चीज, ये किसानों के लिए है ना, या आपने कल्टीवेटेड वैरायटी डेवलप की, सीड डेवलप किया, ठीक है। हाँ, इसको यूपो भी बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन पॉपुलेशन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं कि एक तो आपका सीड नॉवेल हो, अलग हो, वो किसी के पास ना हो, है ना, कुछ खास हो उसमें, और हमेशा ग्रो करे, ऐसा नहीं कि गायब हो जाए 2 जनरेशन के बाद, स्टेबल हो। ठीक है, 20 साल तक ये भी रहता है, ये फार्मर के पास रहता है। ये पीबीआर उसको बोलते हैं, ब्रीडर्स राइट, प्लांट ब्रीडर्स राइट, है ना, तो ब्रीडर के पास रहता है जो सीड बनाता है। क्वालिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सीड, reduction in genetic diversity, breeders exemptions, farmer privilege, है ना, फार्मर्स राइट, शेयर प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है ना, लोकसभा में ये बिल पास हुआ था 2001 में। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं पीपी पीएफआरए एक्ट 2005, कब रजिस्ट्रेशन होती है रहती है। India is the first country to pass legislation granting farmers right in the form of PPBR. PPBR से क्या होता है कि जैसे अमेरिका की सीड है, आपने हाइब्रिडाइज करके नई बना दी, तो अमेरिका वाले दावा ठोक दे, नहीं आप तो इससे पैसा कमा रहे हो तो हमें पैसा दो, तो वो चीजें सेफ हो गई है। ठीक है बच्चों, हो गया ना? कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछना, सारा आपका कोर्स कवर हो गया। सिलेबस देखें फिर क्या करें, जैसा बोलो तुम, सिलेबस ही देख लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं सिलेबस कवर हुआ कि नहीं। देख लो, हो गया ना सिलेबस? पॉलीप्लॉइड, म्यूटेशन, ब्रीडिंग मेथड, यूजेस, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, पार्टिसिपेटिव प्लांट ब्रीडिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंटिंग, प्लांट फीडर, फार्मर राइट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? खुश हो अब सारे लोग? बोलो यस सर। यस सर। है ना, सारा कोर्स खत्म हो गया बेटा। अब सारा नोट्स अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है। अब लिख लिख के खाली प्रैक्टिस करना, दिमाग में बैठाना है। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बैठा दिया है, अब उसको इलोबरेट करके लिखना कैसे है वो देखना। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।